हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों पूरे जोश के साथ आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग फिर करने वाले हैं मैथ पेडागोजी का 10 क्वेश्चन। और आपको प्रयास करना है कि 10 में से 10 आपको अटेम्प्ट करना है एकदम पूरे हिम्मत और जोश के साथ। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, जैसा कि आप हर सेशन में करते आ रहे हैं पिछले 7 सेशन में। और दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं, आप जाकर के 7 सेशन को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आप उत्तर लगाएंगे, उसके बाद ही आप मेरा उत्तर चेक करेंगे। कोई चीटिंग नहीं, चीटिंग करना बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सामने है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ करके शांति से पढ़ेंगे और तब उत्तर करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। फिर कहता है कि 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ऊपर जो दिया गया है आपके क्वेश्चन में, ये संकल्पना दिखाया गया है, जो संख्या को दिखाने का जो स्टाइल आपको दिया गया है, वह जो है कौन से संकल्पना को पढ़ाने का तरीका हो सकता है, या किस संकल्पना को पढ़ाने का यह इस्तेमाल किया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। नंबर 2 कहता है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। नंबर 3 दोस्तों कहता है गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। नंबर 4 दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। अब अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर बिना बहुत कुछ दिमाग लगाए भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी क्वेश्चन में ऑप्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो 2, 3 और 4, ये तीनों जो ऑप्शन है आपका, इन तीनों ऑप्शन में क्षेत्रफल की बात की गई है। जबकि यहाँ पर जो बिंदी दिया गया है, इससे आप क्या कर सकते हैं बताइए, गुना सीख सकते हैं, जोड़ सीख सकते हैं, संख्या की प्रकृति को सीख सकते हैं, यहाँ पे आप काउंटिंग सीख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कभी भी एरिया या फिर परिमाप, यानी क्षेत्रफल या परिमाप हम किसी तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो आपका 2, 3 और 4 देखिए, इन तीनों में क्षेत्रफल और आगे कहते हैं आयत का जिक्र हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन से संभव नहीं है, इस प्रदर्शन से संभव नहीं है। तो आपका उत्तर दोस्तों होना चाहिए 1 नंबर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका एनसीएफ से जुड़ा हुआ है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। दोस्तों इसमें से जो भी लोग एनसीएफ नहीं पढ़े हैं, मैथ का एनसीएफ नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको 2 से 3 के अंदर में एक एनसीएफ का क्लास मिलने वाला है। आप उस क्लास को अच्छे से देख करके नोट्स बना लेंगे, ताकि आप एनसीएफ से क्वेश्चन नहीं छोड़ें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एनसीएफ की रूपरेखा 2005 अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। दोस्तों कहता है कि एनसीएफ जो है, एनसीएफ कहता है कि रचनावादी उपागम, यानी आप जो पढ़ाएं उसमें से बच्चों के अंदर में क्रिएटिविटी का जो है विकास हो, रचनात्मकता का विकास हो, तो उसके लिए किस बात पर जो है यह केंद्रित है, कहाँ पर यह बल देती है। नंबर 1 शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, यानी कि शिक्षक अच्छे से उसको गाइड करे और अच्छे से उसको जो व्याख्या करके बताए। 2 कहता है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने के लिए। 3 नंबर नियमित गृह कार्य जमा कराने। 4 कहता है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है रचनात्मकता, यानी कि रचनावादी उपागम पर बल देती है। बिल्कुल सही बात है। तो रचनावादी उपागम पर बल देने का मतलब ही है कि बच्चों के अंदर में क्रिएटिविटी का विकास करना, कि बच्चे के अंदर में क्रिएटिविटी सोच आए, वह कुछ नया करने को सीखे, कुछ नया खोजे। तो इसके लिए हमको विद्यार्थियों को ही क्या करना होगा, इंगेज करना होगा, विद्यार्थियों को ही काम में लगाना होगा। वो करके सीखेगा, वो कोई काम कर करके अनुभव लेगा और तब वो नया चीज़ का विकास कर सकता है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन का पर लगा लीजिए उत्तर। देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए 4 नंबर, ऑप्शन जो 4 है, कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता।
यानी विद्यार्थियों को क्या करना है कि किसी गतिविधि में लगाइए, एक्टिविटी में लगाइए, उसको उसमें इन्वॉल्व कीजिए और काफ़ी सक्रिय जब आप उसमें कर देंगे तो बच्चा खुद से जो है बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकेगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपका वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आप यह सिद्धांत हमसे पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हैं जाकर के आप शायद तीसरा या चौथा सेशन अगर आप देखते हैं तो वहाँ मैंने वेन हीले को बहुत डिटेल में समझा दिया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। पहले क्वेश्चन देखिए, कहता है वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ चतुर्भुज दिए गए। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। देखिए दोस्तों, बहुभुज क्या है? एक भुजा से अधिक होना बहुभुज है। तो आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग सब क्या है? सभी के सभी बहुभुज हैं दोस्तों। तो अब देखिए आपके सामने आकृति दिख रहा होगा आपको। तो ये आकृति दिया गया बच्चे को और कहा गया कि भाई आप इसमें चतुर्भुज को अलग अलग कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। तो बताइए कि यह कौन से स्तर का विद्यार्थी होगा, उसका जो है पड़ाव अभी कहाँ पर है? तो पहला कहता है औपचारिक निगमन, फिर दोस्तों कहता है चाक्षुषीकरण, 3 नंबर कहता है दोस्तों विश्लेषण और चौथा अनौपचारिक निगमन। तो इसका उत्तर बताइए आप लोग क्या लगा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें क्या करेगा कि बच्चा सिर्फ देखेगा कि भाई 4 भुजा वाला जो है वही क्या दोस्तों चतुर्भुज है। तो वो जैसे यहाँ पे आयत है, एक वर्ग भी दिया हुआ है, सॉरी ये दोनों आयत है और एक आपका समांतर चतुर्भुज भी दिया हुआ है जो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का होगा। तो वो सारे में क्या है दोस्तों? 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजा वाला क्या होता है? चतुर्भुज होता है। वो उठा करके साइड कर देगा उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं देख करके समझ पाना, देख करके आकृति को पहचान कर पाना। तो इसका 2 नाम होता है, एक यहाँ दिया हुआ है चाक्षुषीकरण और एक होता है दोस्तों मानसिक चित्रण। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल मतलब मैगजीन यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि क्या है? सोचिए, एक टीचर जो है बच्चे को कहता है कि आप जो है गणित को दैनिक जीवन के साथ आप जोड़ करके उसका अनुप्रयोग बताइए और साथ में साथ उसको क्या कीजिए, आप पत्रिका में लिखिए भी, पत्रिका में क्या कीजिए, उसको तैयार भी कीजिए। तो बताइए ये क्या करना चाह रहा है? ऑप्शन ए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नंबर 2, विद्यार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। नंबर 3, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 4, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दोस्तों आप अगर इसमें कुछ ऑप्शंस को अगर आप काट पाएँ तो आप इसके उत्तर तक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर एज ए टीचर आप ये कहते हैं किसी बच्चे को कि भाई आप गणित को अपने जीवन से जोड़िए और उसको पत्रिका में क्या कीजिए, तैयार कीजिए, पत्रिका तैयार कीजिए, आप इससे जुड़े हुए गणित के विषय से जुड़ा हुआ पत्रिका तैयार करने को कहते हैं। इसका मतलब कि आप जानते हैं कि वह बच्चा गणित को अच्छी तरह से समझ चुका होगा, गणित के संकल्पनाओं को, उसके अवधारणाओं को अच्छे से जानता होगा, तभी वह दैनिक जीवन से जोड़ पाएगा और पत्रिका में शामिल कर पाएगा, पत्रिका में उसको अच्छे से वो लिख पाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 और जो 4 है कि शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, भाई आप परीक्षा पहले कर चुके होंगे, आकलन पहले कर चुके होंगे, उसके बाद आप उसको इवेल्युएशन कर लिए हैं, उसके बाद जानते हैं कि ये बच्चा ये कर सकता है, उसके बाद ही आप ये कार्य दिए होंगे। तो ऑप्शन 2 आपका कट जाता है। चौथा कहता है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो दोस्तों गणित की समझ में अगर सहायता अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप उसको जर्नल लिखने के लिए नहीं कह सकते। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। इसका मतलब आप जानते हैं कि इसका गणित की समझ काफ़ी ऊंचा हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन नंबर 3 में। कहता है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों देखिए यहाँ पर ज्ञान और समझ ये दोनों इसका विकास हो चुका है, तभी वो पत्रिका में तुमको तैयार कर सकता है। एक जो है नासमझ व्यक्ति जो गणित को अच्छे से नहीं समझा है, आप उससे पत्रिका वो नहीं लिख पाएगा। तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाना।
और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यानी टीचर चाहता है कि वो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने विचार आपके अंदर है मैथ के बारे में, आप उसको लोगों तक साझा कीजिए, विद्यार्थियों तक आप जो है उसको क्या कीजिए, बांटिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इस सवाल से जुड़े हुए फैक्ट को पहले भी सेशन में आप सुन चुके हैं, तो आप सवाल को पढ़ते पहले उस फैक्ट को याद करिए और आप लगाइए उत्तर, आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन कहता है, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है, ये कहना है किसी बच्चे का ये कहना है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्या, वही ढूंढना है आपको। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 0.50 और 0.5 दोनों तो एक ही बात है, दोनों का मतलब ही हाफ होता है, आधा होता है। तो बच्चा क्यों बोल पा रहा है कि 0.50 बड़ा है, 0.5 कम है? कि उसमें जो है हो सकता है कि समझ अभी डेवलप नहीं हो इस चीज़ का। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। नंबर 2, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। नंबर 3, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। नंबर 4, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। अब दोस्तों इसमें पहले आप उत्तर लगाइए, फिर आपको हम डिस्क्राइब करते हैं इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 काटते हैं। आप लोगों में से कई लोग 3 लगाए होंगे। देखिए यहाँ कहता है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। दोस्तों जब आप संख्या रेखा पढ़ते हैं, देखिए संख्या रेखा क्या है, ये आपका संख्या रेखा है। 0 यहाँ पे -1 -2 ये चलते रहता है, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये आगे बढ़ते रहता है। तो ये आपका संख्या रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों संख्या रेखा पर आप कभी भी दशमलव संख्याओं को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए आपको ग्राफ पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? ग्राफ पेपर का। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर आपके सामने है। तो दोस्तों ग्राफ पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तो आंसर होगा ही नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 और 1 में। कहता है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। भाई आप अभ्यास कितना भी करा लें, यहाँ तो बच्चे को संख्याओं का अच्छे से समझ ही नहीं है दशमलव का। तो आपको अभ्यास करने से क्या होगा? अभ्यास तभी सार्थक है जब आप अवधारणा को अच्छे से समझा दिए हैं, बच्चा समझ भी गया है, तब आप कड़ा अभ्यास भी करवाएंगे ना, तो वो उसके लिए बहुत ही सार्थक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। यानी यहाँ पर 0 के यूज में इसको कंफ्यूजन है। भ्रांतिपूर्ण मतलब क्या? कंफ्यूजन है। तो आपको इसको 0 का जो वैल्यू है, उसका जो उपयोग है, उसका जो प्लेस होता है, उसको बढ़िया समझाना होगा कि देखो बाबू 0.50 लगाने से उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजिंग या उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार से आप 0.50 देख रहे हैं, तो 0.5 इसके बाद हम कई शून्य लगा सकते हैं, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको ऐसे अगर समझाएंगे तो बच्चा समझे कि भाई दोनों तब तो बराबर ही है, तब तो हम यहाँ भी कितना भी 0 मार सकते हैं और यहाँ भी कितना भी 0 हम मार सकते हैं, तब वो दोनों को अच्छा से समझ पाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। लंबा सवाल लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बताएगा ये क्वेश्चन कि आप कितना अच्छा से किसी बालक के मन को या सिचुएशन और उसके परिस्थिति को समझ पाते हैं। क्वेश्चन कहता है फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में, मैंने कहानी जो डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट, कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। देखते हैं ना कि लाइब्रेरी में गए हैं तो खंजा बना हुआ, इसमें साइंस है, इसमें फिजिक्स है, तो वो कहानी के खंजा में जब गया देखने के लिए तो 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है और 20 पुस्तकों का कोई पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। अब कहता है कि पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? यहाँ देखिए दोस्तों, मूल्य बोल रहा है, यानी यहाँ पर बालक के अंदर में कोई विचार या उसके अंदर में उसके आंतरिक गुणों का विकास करना है। यहाँ आपको मैथ से अधिक उसके गुण का विकास करने पे जोर दे रहा है यहाँ पे शिक्षक। तो पहला कहता है
नंबर 1 अन्य की सहायता करना, नंबर 2 अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना माने बांटना, नंबर 3 पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना और 4 सहयोग की संवेदनशीलता। अब पहले आप इसका उत्तर लगाइए, फिर सुनाते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ फंसने वाले होंगे। उत्तर लगा लिए हैं दोस्तों। इसका उत्तर मेरे हिसाब से जो सही होगा वो होगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। देखिए क्यों, पहला क्या बोलता है, अन्य की सहायता करना। दोस्तों इसमें जो है लाइब्रेरी में जब वो बच्चा जा रहा है तो वहाँ पुस्तकों का वो हालत देख पा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया कि इसमें कोई बच्चा या कोई आदमी किसी की सहायता कर रहा है कि वो उस चीज़ को देख करके मोटिवेट होगा। नंबर 2 कहता है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। ये उसमें नहीं गया है कि बोला गया कि इसको जो बांटने से जो है वह बच्चा पढ़ कर ये एक बड़ा आदमी बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता ना कि एक बच्चे ने अपने पुस्तक को जो है किसी अपने दोस्त के साथ साझा किया, उस दोस्त ने उसको पढ़ा, उससे उसको काफ़ी फायदा हुआ, तब हम ये ऑप्शन नंबर 2 को उत्तर मारते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या देखिए करता है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। तो वो शिक्षक ये बताना चाहता है कि अगर लाइब्रेरी में अगर अच्छे से पुस्तक रखे होते तो आप जो ढूंढने गए थे वहाँ पुस्तक, वो पुस्तक आपको जो नहीं मिल पा रहा है या मुश्किल हो पा रही है उसको आपको लेने में, तो वो पुस्तक अभी आपको आराम से मिलता। जो इतने पुस्तक जो नष्ट हो गए, सड़ गए, अलमारी में ख़राब हो गए, वो पुस्तक अगर रखे होते तो आप आराम से अभी अपने मन इच्छा के अनुसार से चुन पाते, आपको पढ़ने में सहायता होती। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप इसका उत्तर करिए। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 10 ग्राम है। एक नंबर, एक पुरानी चीनी पहेली। नंबर 2 विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना। नंबर 3 इसके 5 या 7 टुकड़े होना। सही प्रकार की सही उत्तर को छांटें। दोस्तों इसमें आपको कूट का प्रयोग किया गया है, तो आप सही तरह से कूट को समझ लेंगे। सारे ऑप्शन को पहले पढ़िए कि 10 ग्राम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है और तब आप उत्तर लगाइए। 1 नंबर कहता है 1 और 2, 2 नंबर कहता है कि 2 और 3, 3 कहता है केवल 1 और चौथा ये सभी। तो पहले आप उत्तर लगा लीजिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा चौथा नंबर ये सभी। इसलिए दोस्तों देखिए, क्योंकि 10 ग्राम एक चीनी पहेली है जो कि काफ़ी पुरानी है, जिसमें कि 5-7 टुकड़े होते हैं, जिसको कि जोड़ करके ज्यामितीय आकृति को समझाने और पढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह सवाल गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच डैश, यानी इसमें आप बताना है क्या क्या होगा। नंबर 1 कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। नंबर 2 कोई एक परिमेय संख्या होती है। नंबर 3 अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर 4 केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो पहले आप इसका उत्तर लगाइए, फिर आप उत्तर को चेक करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका उत्तर लगाइए और इस सवाल में आप मेरा व्याख्या जरूर सुनेंगे ताकि आपको इसके समझने में काफ़ी हेल्प मिले। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकृत करता है, मैंने कैलकुलेट करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने को कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 कर दिए। कितना हो गया? 67। अब 40 2 ज़्यादा था तो उसमें से क्या किया गया, मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। यानी कि जब 40 हम लिए 38 को तो भाई 2 अधिक था, तो 2 हम माइनस कर दिए। कहाँ तक पहुँच गए? 65 तक। तो योग करने की यह युक्ति डैश है। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। नंबर 2 पुनर्समूहीकरण। नंबर 3 प्रतिकारी और नंबर 4 समृद्धि कारक। तो आप इसका पहले उत्तर लगाइए, फिर आप मेरा उत्तर चेक करेंगे। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिकारी युक्ति, प्रतिकारी विधि। क्योंकि प्रतिकारी विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या के नज़दीक का मान को मान करके हम उसमें जोड़ या घटाव करते हैं और बाद में फिर हम लोग उस जितने भी अधिक बढ़ा करके हम लगभग में मान लेते हैं, उसको कम अधिक कर करके हम लोग उसका उत्तर लगा पाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिकारी विधि। ध्यान दीजिएगा, 38 को 40 कर दिया गया था,
तो वो क्या किया, बढ़ा करके लगभग में मान ले करके उसको जो है सॉल्व कर लिया, फिर जितना वो बढ़ाया था उतना अंत में वो रिजल्ट में क्या किया, कम कर लिया, तो वो उत्तर तक पहुंच गया। ऐसी विधि को दोस्तों कहते हैं हम लोग प्रतिकारी विधि। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें अपना उत्तर लास्ट में, ताकि हम ये जान सकें कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।